नमस्कार दोस्तों। हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है तो हार्ट संबंधी परेशानियां काफी दूर रहती हैं। विडंबना यह है कि सभी लोगों ने ब्लड प्रेशर का नाम तो सुना है, लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए हम अपने जीवन में कौन कौन से स्टेप्स को उठा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ जानेंगे एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है। पूरी जानकारी के लिए इसे लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में हमारा हार्ट एक बहुत मजबूत मसल यानी मांसपेशी है। हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड का पोर्शन जब स्क्वीज करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें से ब्लड निकलकर वॉल्व्स के थ्रू महाधमनी में जाता है और फिर वहां से पूरी बॉडी में संचालित होता है। जब ये ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक टाइप की वेव क्रिएट होती है, एक लहर क्रिएट होती है, जिसमें आगे की जो आर्टरीज होती हैं वो फूलती जाती हैं और ब्लड आगे की तरफ प्रवाह करता है। एक धड़कन के बाद जब धड़कन खत्म होती है तब ब्लड प्रेशर गिरता है और वॉल्व्स बंद होती हैं। वहां पर प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, जिसे कि डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब हम बीपी को नापते हैं तो हम पाते हैं कि दो तरीके की वैल्यूज सामने आती है। पहला है नॉर्मली जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि 80। तो सबसे पहली चीज कि आपको ये जानना होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है कि नहीं, कि आप अपने बीपी के प्रति एक नजर बना के रखिए। आपको समय समय पर कुछ अंतराल पर अपने बीपी के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक स्थिति में, ये ब्लड जो होता है हमारे ब्लड के कोने कोने तक प्रवाह होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करता है। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का वेट बढ़ने लगे, ओबेसिटी का शिकार हो जाए, डायबिटीज के केस में, इसके अलावा किडनी संबंधित अगर इश्यूज हो रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपकी जो वॉल्व्स हैं, बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सख्त होने लगते हैं। सख्त होने की स्थिति में जब हमारी नसें कड़ी होती हैं तो वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसीलिए जो रीडिंग्स आती हैं वो 120/80 से बढ़कर 140/90 तक जा सकती हैं। और इसके बाद जब हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और बढ़ता है तो ये 150 या और 100 के पार जाने लगता है और कहा जाता है कि अब आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो असल में ये पता कैसे लगाया गया कि 120/80 हमारे लिए नॉर्मल है? कैसे ये मालूम चला लोगों को? तो देखिए, इसके लिए ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुई थी और इसमें कुछ ऐसे लैंडमार्क स्टडीज हुई जिसमें कि कई वर्षों तक पेशेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर उनके ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया गया और कुछ वर्षों बाद जब एनालाइज किया गया अलग अलग एज ग्रुप्स में, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 120 और 80 था वो अपेक्षाकृत उनकी जो टर्म ऑफ लाइफ थी वो उन्होंने ज्यादा जिया, यानी दे टेंड टू लिव लॉन्गर। एंड जिनका ब्लड प्रेशर 150 और 100 के आसपास था उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा छोटा हो गया। तो यहीं से हम सभी को, यानी कि हम सारे जो मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं और सारे लोग हैं, उनको पता चला कि 120/80 हमारी ब्लड प्रेशर रहना हमारी बॉडी के लिए और लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रह सकता है और दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। देखिए, अगर एक बार अगर आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू हो जाती है तो एक तरीके से आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट होने लगती है। इसलिए अगर आपको जब कभी भी मॉनिटरिंग के वक्त पता चले कि मेरा ब्लड प्रेशर अब थोड़ा हायर रेंज में जा रहा है, तो वहां पर आपको सतर्क होने की जरूरत है। खास तौर से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आ रही हो, आप ओबेसिटी का शिकार हैं, तब आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले फैक्टर के बारे में जो ब्लड प्रेशर के ऊपर डालता है, और वो है ओबेसिटी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मोटापे का शिकार है और धीरे धीरे करके साल दर साल उनका वजन अगर बढ़ता जा रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ वर्षों बाद वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि बिना दवा लिए ये ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो सबसे पहली कंडीशन यही है
कि इस बढ़े हुए वेट को आपको कंट्रोल में लाना होगा। फर्ज करिए कि अगर किसी व्यक्ति का जो वजन है और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर 150 के आसपास रह रहा है और पूरा प्रयास कर कर वो उस अपने वजन को 10 किलो तक घटाने में अगर सक्षम हो जाते हैं, तो यही ब्लड प्रेशर 150 से घटकर ऑटोमेटिकली 130 पर आ जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बढ़ी हुई चर्बी हमारी आर्टरीज के ऊपर, हमारी वेन्स के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर कितना ज्यादा लोड डालती है। और जब हम इसको घटाने का प्रयास करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगता है। इसी क्रम में आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, उसको कहा जाता है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। आपका वेट कितना है और आपकी हाइट का रेशियो कितना है। अगर ये रेशियो 25 से ज्यादा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और इस BMI को कम करने के लिए 25 तक और 25 से नीचे लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। फर्ज करिए अगर किसी व्यक्ति का BMI 28 तक आ रहा है तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे। अगर वही व्यक्ति जिनका 28 आ रहा है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वेट को मैनेज करते हैं, वेट को कम करने का प्रयास करते हैं, 25 के नीचे लाते हैं, तो डेफिनेटली 10 से 20 पॉइंट तक इस ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है। अगर ये BMI आपका 20 से 25 के बीच में है तो ये बहुत अच्छा है, 20 से नीचे है तब आप अंडर वेट माने जाते हैं। इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो जानने की जरूरत ये है कि प्रतिदिन हम कितने नमक का सेवन करते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मली हम नमक का सेवन करते हैं उसे कुदरत ने नहीं बनाया है, ये हम इंसानों की उपज है कि हमने अपने भोजन को स्वाद करने के लिए नमक और चीनी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन नमक कोई नेचुरल चीज नहीं है। नमक जो नेचुरल फॉर्म में है ये ऑलरेडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कुदरत के द्वारा मौजूद रहता है, यानी हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी है वो ऑलरेडी उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मौजूद रहता है और आपकी बॉडी में आप जब खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन किसी भी खाने को टेस्टी बनाने के प्रोसेस में ज्यादा नमक और ज्यादा तेल मसालों का जब प्रयोग किया जाता है तो यहीं से शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर की बनने की प्रोसेस। अगर आप इस नमक के इंटेक को कम करना शुरू कर देते हैं तो देखिए, अगर आप पर डे 5 ग्राम तक नमक लेते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर आप यही कम से कम 8 ग्राम 10 ग्राम तक अगर नमक ले रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, ना अचार, चटनी, पापड़, सब्जी, तो ये आपकी बॉडी में एक बैड इम्पैक्ट करता है, आपकी किडनीज के ऊपर ज्यादा लोड डालता है। और जब आपकी किडनीज बहुत मेहनत करती हैं इस एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने के क्रम में, तो आपकी किडनीज भी वीक पड़ती हैं। तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नियंत्रण में लाना है तो अपनी सॉल्ट इंटेक को आपको घटाना ही होगा। प्रयास कीजिए कि आप अपने नमक को 1/4 तक अगर ले आते हैं तो बिना किसी दवा के आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी डाइट की। तो देखिए, डाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डाइट का एक फिक्स पैटर्न रखिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग मंचिंग करते रहते हैं, जंक फूड या फिर कुछ भी मन किया तो उन्होंने खा लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनको कुछ मन किया तो उन्होंने बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ी देर कुछ बाद मन किया तो उन्होंने चाय पी ली। इस तरीके से जब आप कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं या फिर आपको जब भी लग रहा है कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि बार बार आपकी बॉडी में उसको पचाने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल भले ही कंट्रोल में रहे लेकिन आपकी ब्लड का इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये इंसुलिन चूंकि आप कुछ ना कुछ बार बार खा रहे हैं इसलिए रिलीज हो रहा है। ये बढ़ा हुआ इंसुलिन भी आपको फैट बनाता है, यानी आपकी बॉडी के वजन को बढ़ाता है। कोशिश करें कि आपने जो कुछ भी खाया है उसको प्रॉपरली एक बार खा लिया तो उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है वो डाइट के विषय में ये है कि हम अपने भोजन को टाइमली खाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम के 7 या 8 बजे तक अगर अपना डिनर कर लेते हैं तो सुबह कम से कम 8 से 9 बजे तक कुछ ना खाएं। इसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल, आपकी जो है ब्लड में इंसुलिन जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल में आते हैं, बल्कि आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो भी लेवल में आने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज को करना बिल्कुल नहीं हमें भूलना है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ता है, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपकी नर्व्स लचीली बनती हैं।
और एक्सरसाइज में भी कौन सी? एक्सरसाइज में सबसे जरूरी ये है कि आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से आपकी नस नस, आपकी बॉडी की हर एक चीज स्ट्रेच होती है, उनमें लचीलापन बढ़ता है। और देखिए, सारा जितना भी ब्लड प्रेशर का जो कुछ भी हमारी बॉडी में घटित होता है वो आर्टरीज के सख्त होने की वजह से होता है। तो अगर हम अपनी आर्टरीज को लचीला बना लेते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा लेते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, कि फर्ज करिए कि आप सब कुछ कर ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही आ रहा है। इन दैट केस आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन को जब आप प्रयोग करते हैं तो ना सिर्फ आपकी हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंप्रूव करता है, और बहुत ही आसानी से आप पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में आने लगता है। तो कौन सी है वो दो मेडिसिन जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का? उसमें से सबसे पहली इफेक्टिव मेडिसिन है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एक मदर टिंचर के रूप में जो होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है। ये एक हर्ब बेस्ड मेडिसिन है, यानी कि जड़ी बूटी से तैयार की जाने वाली दवा है, और इसका काम होता है कि ये हमारी बॉडी के नर्वस टेंशन को दूर करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा चिंता फिक्र तनाव करते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये उन नसों को शांत करती है, यहाँ तक कि अच्छी नींद लाने में भी आपकी मदद करती है। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना को बेसिकली मदर टिंचर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि इस कॉम्बिनेशन में यूज की जाएगी, और वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। दोस्तों, टर्मिनेलिया अर्जुना जैसे कि आपने पहले भी कभी सुना होगा अर्जुन की छाल के बारे में, और ये उसी प्लांट से तैयार की जाती है मदर टिंचर के फॉर्म में, जिसको कि हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है कॉम्बिनेशन में उसमें डाला जाता है। इसकी क्या खासियत होती है कि अर्जुना एक वेल नोन हार्ट प्रोटेक्टर है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आर्टरीज के कड़ेपन को रिमूव करता है। और जैसे मान लीजिए किसी को अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए, वहां पे नीला पड़ जाए, उस सर्कुलेशन को बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। टर्मिनेलिया अर्जुना के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनको चक्कर आता रहता है, उनको कमजोरी जैसा एहसास होता है, मुंह में एक अजीब सी कड़वाहट बनी रहती है और मुंह सूखा हुआ रहता है। तो टर्मिनेलिया अर्जुना उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनको एंजाइना की शिकायत है, हार्ट की मसल्स में दर्द होता है और वो दर्द उनकी लेफ्ट बाह या फिर जबड़े तक अगर चला जाए तो उनके लिए भी खासी लाभप्रद दवा है। इन दोनों दवाइयों को आप 15-15 ml करके लगभग 30 ml की बोतल में मिला के रख सकते हैं, और इस तैयार हुए कॉम्बिनेशन से 20 ड्रॉप्स 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसको लेने का बेहतर समय ये होता है कि आप कम से कम खाना खाने के या कुछ खाने के कम से कम आधे घंटे पहले लें, ताकि ये दवा अच्छी तरीके से आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के सेवन के बाद जब आप अपने ब्लड प्रेशर लेवल को देखते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं तो आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं। आपके हार्ट का सर्कुलेशन, आपकी ब्रीदिंग जो एबिलिटी है या आपके जो वाइटल फंक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छा काम करने लगते हैं। ऐसा धीरे धीरे करके आपकी रिपोर्ट्स में भी शो होने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ब्लड प्रेशर पे आधारित वीडियो, जो कि आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं और अक्सर मेरे पास इस चीज की रिक्वेस्ट आती है कि हम ब्लड प्रेशर के विषय में बात करें और आप लोगों को ये जानकारी पहुंचाएं कि कौन कौन सी दवाइयां होम्योपैथी में ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का कार्य करती हूँ। वीडियो के इस पड़ाव तक अगर आप मेरे साथ बने हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जन सेवा का काम आप भी कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।